जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित राजपूत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर के इस सेशन में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इस समय वाली अपनी क्लास में कुमार मित्तल की किताब से कक्षा 12 की फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें कल वाली क्लास में हमने वैद्युत चालन चैप्टर को फिनिश कर लिया था। तो आज की क्लास में हम नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है हमारा किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं अपनी आज की क्लास की ओर। आज की क्लास में हमारा पहला टॉपिक देखिए क्या है हमारी स्क्रीन पर। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए पहली, सेल। चैप्टर का नाम आपको बता ही दिया है। क्या चैप्टर का नाम बताया भी हमने? किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। तो आप लोग चैप्टर का नाम डाल लेंगे, उसके बाद पहली हेडिंग डालेंगे सेल। सेल क्या है? जिसे हम यूज करते हैं। सेल जिसको हम रोजाना यूज करते हैं अपने डेली के कार्यों में, जैसे कोई रिमोट वगैरह टीवी का चला रहे हैं उसमें यूज करते हैं। उसके अलावा अन्य किसी रेडियो सेट वगैरह में, या उसमें मोबाइल में जो बैटरी पड़ी होती है उसे भी सेल ही कहते हैं। अन्य चीजें, घड़ी है और भी बहुत सारी चीजें घर पे हैं जिसके अंदर हम यूज करते हैं। तो पहली हेडिंग डालिए सेल। देखिए क्या लिखा है। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है। क्या बताया हमने? विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। क्या कहा, एक बार फिर से सुनिए। वैद्युत सेल या विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके परिपथ में आवेश के प्रवाह को बनाए रखती है। सेल में विभिन्न धातुओं की बनी दो प्लेटें होती हैं जो विद्युत अपघट्ट में डूबी रहती हैं। सेल में विभिन्न धातुओं की बनी दो प्लेटें होती हैं जो वैद्युत अपघट्ट में डूबी रहती हैं। सेल के भीतर घोल में ऐसी रासायनिक क्रिया होती है जिससे प्लेटों पर आवेश की पूर्ति बनी रहती है तथा परिपथ में आवेश का प्रवाह होता रहता है। आप लोगों ने सेल तो देखे ही होंगे। सेल के अंदर आप लोगों ने कभी जब सेल खराब हो गए उसके बाद आप लोगों ने खोल के भी देखा होगा। तो सेल के अंदर एक तो इलेक्ट्रोड नुमा, एक ऐसी छड़ नुमा एक रॉड ऐसी होती है। ऊपर की तरफ अलग धातु होती है, नीचे की तरफ इसके बेस में अलग धातु होती है। इस एक को एनोड कहते हैं, एक को कैथोड कहते हैं। जिस साइड प्लस वो वाला होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। और जो माइनस वाली साइड होगी उसे हम क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। तो देखिए यही बता भी रखा है। सेल के भीतर घोल में ऐसी रासायनिक अपक्रिया होती है, इसके अंदर क्या लगातार एक रासायनिक अपक्रिया चलती रहती है। और रासायनिक अपक्रियाओं में आप लोगों को पता है लगातार क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होती रहती है। वही ऊर्जा किस में बदल जाती है? वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, जिससे हमारे परिपथ में आवेश का प्रवाह निरंतर बना रहता है। तो आप लोग ये परिभाषा लिख लेंगे। उसके बाद आप लोग हेडिंग डालिए सेल का विद्युत वाहक बल। हेडिंग डालेंगे आप लोग सेल का विद्युत वाहक बल। तो देखिए विद्युत वाहक बल की परिभाषा क्या होती है, हेडिंग डाल लीजिए। उसके बाद देखिए एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित कराने में सेल द्वारा किया गया कार्य अथवा सेल द्वारा व्यय ऊर्जा। क्या कहा, एक बार फिर से सुनिए। एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में ले जाने में किया गया कार्य अथवा प्रवाहित कराने में किया गया कार्य अथवा व्यय ऊर्जा को उस सेल का विद्युत वाहक बल, उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए यहां से सेल का विद्युत वाहक बल बराबर सूत्र हमारा क्या हो जाएगा? सेल का वी बल यानी विद्युत वाहक बल कैपिटल ई बराबर हो जाएगा कार्य यानी ब्रैकेट में W बटे आवेश Q, स्मॉल q। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम या फिर
वोल्ट, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। तो उम्मीद है आप लोगों को विद्युत वाहक बल की परिभाषा समझ में आई होगी। देखिए क्या बताई हमने कि एकांक आवेश को शेल सहित पूरे परिपथ में, एकांक आवेश को शेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित कराने में किया गया कार्य अथवा व्यय ऊर्जा को उस शेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात विद्युत वाहक बल। किसी सेल का विद्युत वाहक बल ई बराबर कार्य बटे आवेश यानी कार्य डब्ल्यू बटे आवेश क्यू। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलम या वोल्ट। नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं फिर हम अपने आगे की तरफ। करिए नोट एक बार। नोट कर लिया होगा। फिर देखिए इसमें आगे एडिशनल थोड़ा सा बता दें आप लोगों को। देखिए यदि किसी परिपथ में, यदि किसी वैद्युत परिपथ में, यदि किसी, ऐसे लिखना, यदि किसी सेल सहित, सेल को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, सेल सहित पूरे परिपथ में, पूरे परिपथ में, यदि किसी सेल सहित पूरे परिपथ में एक कूलाम आवेश को, एक कूलाम आवेश को, आवेश को प्रवाहित कराने में, प्रवाहित कराने में एक जूल, प्रवाहित कराने में एक जूल ऊर्जा व्यय होती है, कॉमा, तो उस सेल का, तो उस सेल का वीबा बल यानी विद्युत वाहक बल क्या होगा, 1 वोल्ट होता है, 1 वोल्ट होता है। तो ये किसकी परिभाषा हो गई, 1 वोल्ट की परिभाषा हो गई। क्या कहा हमने, यदि किसी यदि किसी सेल सहित पूरे परिपथ में, यानी इसमें सेल को भी इंक्लूड कर लिया, सेल के अंदर तथा पूरे परिपथ में, यदि किसी सेल सहित पूरे परिपथ में एक कूलाम आवेश को प्रवाहित कराने में 1 जूल ऊर्जा व्यय होती है, तो उस सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। और अगर कभी कभी हमसे 1 नंबर में पूछ ली जाती है 1 वोल्ट की परिभाषा बताइए, तो आप लोग यहीं से लिख देंगे। अच्छा, अब सेल के अंदर जो विद्युत वाहक बल होता है वो धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होता है। सेल के अंदर जो होगा हमारा वो क्या होगा, देखिए हम लिख देते हैं, इसे भी आप इसे नोट करिए, उसके बाद लिख देते हैं। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, एक बार अच्छा और देख लीजिए। चलिए देखिए, अब अंदर में जो और बाहर में जो विद्युत वाहक बल की दिशा होगी, यानी कि कैसा होता है, जिस मतलब किस साइड को दिष्ट होता है, किधर की तरफ आवेश चलता है, तो वो हम बता रहे दे रहे। तो देखिए यहां से सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल सेल के बाहर, विद्युत वाहक बल सेल के बाहर धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, सेल के बाहर धन प्लेट से, धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर तथा सेल के अंदर, तथा सेल के अंदर ऋण प्लेट से, ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर दिष्ट होता है, धन प्लेट की ओर दिष्ट होता है।
धन प्लेट की ओर दिष्ट होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को इसकी दिशा भी समझ में आ गई होगी। जो विद्युत वाहक बल है वो सेल के बाहर किधर होगा, धन से ऋण की ओर होगा। किस साइड होगा, धन से ऋण की ओर। लेकिन अंदर में किस साइड होगा, ऋण से धन की ओर होगा। अंदर में तो ऋण से धन की ओर होगा और बाहर में क्या होगा, धन से ऋण की ओर होता है। बस नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो उम्मीद है आप लोगों को शेल टॉपिक समझ में आ गया होगा और उसके बाद सेल का विद्युत वाहक बल भी समझ गए होंगे। चलिए देखिए, अगला टॉपिक है हमारा टर्मिनल विभवांतर। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लेंगे टर्मिनल पोटेंशियल, इसे इंग्लिश में कहते हैं। अगर इंग्लिश में किसी को डालनी हो तो इंग्लिश में ऐसे डाल लेना आप लोग, टर्मिनल पोटेंशियल। पोटेंशियल तो ये इंग्लिश में इसकी है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए हेडिंग डाल ली होगी आपने। किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, टर्मिनल विभवांतर की परिभाषा देखिए क्या होती है। किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित कराने में सेल द्वारा किया गया कार्य अथवा व्यय ऊर्जा परिपथ के उन दो बिंदुओं के बीच का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। देखिए क्या कहा है, किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित कराने में किया गया कार्य अथवा व्यय ऊर्जा को ही उस परिपथ का टर्मिनल विभवांतर या उन दो बिंदुओं के बीच का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित कराने में किया गया कार्य अथवा व्यय ऊर्जा को उन दो बिंदुओं के बीच का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो इसका एक पहले तो चित्र बना लीजिए आप लोग। देखिए इसका चित्र, यहाँ कोई सेल जोड़ लेना आप लोग, या इस साइड में बिल्कुल बना दें। तो यहाँ बना लीजिए आप लोग। ये चित्र बना लीजिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ से इसको कार्य को कह देना W1, इसे कह देना W2, इसे कह देना W3। यहाँ से यहाँ तक का ये इतना है और इसके बाद ये इतना है, ठीक है। ये W1 W2 W3, इसको कह देना E, इससे माइनस इसे प्लस डाल देना और यहाँ से इस साइड को ऐसे धारा बहा देना, I धारा है, ठीक है। तो यहाँ से जो उत्पन्न विभवांतर होगा, ये इसके सिरों पर जो उत्पन्न होगा उसे V1 कह देना, इसके सिरों पर जो उत्पन्न होगा उसे V2 कह देना और ऐसे ही इसके सिरों पर उसे V3। तो समझ में आ गया टर्मिनल विभवांतर किसे कहते हैं। ये इन दो बिंदुओं के बीच जो V1 निकल के आया इसे क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो ऐसे ही लिखिए नीचे, ये तो लिखी ली होगी परिभाषा, उसके बाद ये चित्र बनाने के बाद फिर लिखिए आप लोग। माना किसी परिपथ में, माना किसी परिपथ में, अच्छा हम लिख ही दे रहे हैं खुद ही। माना किसी परिपथ में, किसी परिपथ में स्मॉल q आवेश, स्मॉल q आवेश प्रवाहित कराने में सेल द्वारा व्यय ऊर्जा, सेल द्वारा व्यय ऊर्जा, ब्रैकेट में लिख लेना, इसी को क्या कहते हैं, कार्य, कैपिटल W हो तो परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का टर्मिनल,
के बीच का टर्मिनल विभवांतर, के बीच का टर्मिनल विभवांतर V बराबर क्या आ जाएगा हमारा W अपॉन क्यू। V बराबर W अपॉन क्यू, और इसका मात्रक भी क्या होगा हमारा वोल्ट ही होगा। बस इसका नाम बदल दिया, दो सिरों के बीच अगर उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। अच्छा देखिए, अगर अभी ये तो सीधा सीधा अगर प्रवाहित हो रहा था, अगर जो यही आवेश सेल के विभिन्न क्या कर भागों में प्रवाहित होता हो और उन भागों द्वारा किए गए कार्य W1 W2 W3 हो, तब उसके द्वारा उत्पन्न विभवांतर या उन सिरों पर उत्पन्न टर्मिनल विभवांतर क्या होगा। क्या आप इसे नोट कर लिया होगा? इसके बाद इरेज करके हम फिर लिखते हैं। चलिए इसे इरेज करते हैं, उसके बाद देखिए क्या कहना चाह रहे हैं हम। यदि यदि आवेश स्मॉल क्यू, यदि आवेश स्मॉल क्यू परिपथ के विभिन्न भागों में, विभिन्न भागों में प्रवाहित आवेश स्मॉल क्यू को, आवेश स्मॉल क्यू को परिपथ के, यहाँ आप लोग को लिख देना, यहाँ को परिपथ के विभिन्न भागों में प्रवाहित कराने में किए गए कार्य, किए गए कार्य क्रमशः W1, W2 तथा W3 हो, तो उत्पन्न टर्मिनल विभवांतर, तो उत्पन्न टर्मिनल टर्मिनल विभवांतर क्या हो जाएगा हमारा, V बराबर W1 प्लस W2 बटे W3 प्लस स्मॉल क्यू हो जाएगा बटे में। या इसी को कैसे लिख सकते हैं, या V बराबर होगा W1 बटे क्यू प्लस W2 बटे क्यू प्लस W3 बटे क्यू। तो यहाँ से देखिए V बराबर क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, और ये बात लिखी कहाँ से हमने, चूंकि आप लोग ब्रैकेट में मेंशन कर देना, चूंकि V बराबर W अपॉन क्या होता है, Q होता है। नोट कर लीजिए, बस ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनल विभवांतर के लिए सूत्र होगा। अगर अलग अलग V1 V2 V3 आते हैं तो कुल विभवांतर क्या आ जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। चलिए करिए नोट। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं क्या है। अगला आर्टिकल है हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या कह रहा है देखिए, जब किसी परिपथ को तार द्वारा सेल से जोड़ते हैं, क्या कह रहा है, जब किसी परिपथ को तार द्वारा सेल से जोड़ते हैं तो बाह्य परिपथ में धारा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, जबकि सेल के भीतर वैद्युत अपघट्ट में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर। अभी पीछे हम बता के आए हैं, तो देखिए क्या करा, जब किसी परिपथ में, जब किसी परिपथ को तार द्वारा सेल से जोड़ते हैं तो बाह्य परिपथ में धारा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर तथा वैद्युत अपघट्ट के अंदर, तथा वैद्युत अपघट्ट के अंदर ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। जिस प्रकार तार वैद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है, ठीक उसी प्रकार सेल के भीतर घोल वैद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है। इसी प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक भी ओम होता है। देखिए क्या कहा, एक बार फिर से परिभाषा सुनिए। जब किसी परिपथ को तार द्वारा, जब किसी परिपथ को तार द्वारा सेल से जोड़ते हैं
तो बाह्य परिपथ में धारा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, जबकि वैद्युत अपघट्य के अंदर ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहने लगती है। जिस प्रकार तार धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, क्योंकि जब तार धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है तो उसे क्या कहते हैं, हम प्रतिरोध कहते हैं। उसी प्रकार वैद्युत अपघट्य धारा के मार्ग में प्रतिरोध उत्पन्न करता है। इसी प्रतिरोध को शेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक भी ओम होता है। उम्मीद है आप लोगों को आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा समझ में आई होगी, तो नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अपने आगे की तरफ। और उसके बाद चलिए, यहां तक नोट कर लिया होगा। फिर नीचे एक पॉइंट लिख लीजिए नोट बना के। नोट क्या लिखेंगे इसमें, सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है। नोट सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध प्लेटों के परिच्छेद क्षेत्रफल। सेल का आंतरिक प्रतिरोध प्लेटों के परिच्छेद क्षेत्रफल, प्लेटों के परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी, तथा प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी पर निर्भर करता है। प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी पर निर्भर करता है। अतः सेल के भीतर आंतरिक प्रतिरोध सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ता है। आंतरिक प्रतिरोध सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ता है। सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ता है। तो देखिए, जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो हमारा क्या होता है, प्लेटों के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, उन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है, और जो वैद्युत अपघट्य यानी जो घोल दे रखा है उसकी सांद्रता को कम ज्यादा करेंगे तब भी क्या होगा, वैद्युत प्रतिरोध घटेगा और बढ़ेगा। यानी आंतरिक प्रतिरोध जो हमारा वो होगा घटेगा अथवा बढ़ेगा। जैसी जैसी कंसिस्टेंसी हम उसकी लेंगे वैसे ही वैद्युत अपघट्य जैसा होगा, जैसी उसकी सांद्रता होगी वैसे ही क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध कम और ज्यादा होगा। तो नोट कर लीजिए। चलते हैं फिर अपने अगले टॉपिक की तरफ। चलिए, कर लिया होगा आपने नोट। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। देखिए, अगला टॉपिक हमारा क्या कह रहा है, टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड सवाल भी इस चैप्टर में है। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। हेडिंग डालने के बाद लिखिए, माना किसी परिपथ में स्मॉल आई धारा स्मॉल टी समय तक प्रवाहित होती है। यदि स्मॉल टी समय में प्रवाहित आवेश स्मॉल क्यू हो तो शेल द्वारा किया गया कार्य अथवा व्यय ऊर्जा W बराबर क्या होगा, अभी हमने पीछे आप लोगों को पढ़ाया था। W बराबर, अभी हम पहले E बराबर क्या पढ़ा के आए, हम आपको E बराबर W अपॉन Q पढ़ा के आए। तो यहां से अगर हम लिखना चाहें तो W बराबर क्या होगा, E इंटू Q। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, W बराबर E की जगह पे तो हम E रहने देंगे और Q की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी लिख सकते हैं। तो E गुणे I इंटू टी। और यहाँ पर हमने ये लिखा कहाँ से है, तो यहाँ लिख देना, चूंकि Q बराबर क्या होता है, I गुणे स्मॉल टी। नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ नीचे लिखिए, यदि बाह्य प्रतिरोध R में प्रवाहित धारा स्मॉल I, यहाँ लिखना आप लोग, यदि बाह्य प्रतिरोध
यदि बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर में प्रवाहित धारा स्मॉल आई, कॉमा, ऐसे लिखना, प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, कैपिटल बी हो, तब सेल द्वारा किया गया कार्य, यानी कि W एक्सटर्नल यानी W बाह्य, तो WEXT लिख देना आप लोग। W एक्सटर्नल बराबर होगा VIT, V गुणे I गुणे स्मॉल t। नोट कर लीजिए आप लोग यहां तक। देखिए अब नीचे लिखना, यहां तक नोट करने के बाद, चूंकि सेल का आंतरिक प्रतिरोध, चूंकि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल r है, चूंकि सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है तथा सेल के भीतर प्रवाहित धारा स्मॉल आई है, तब शेल में विभव पतन स्मॉल b बराबर I इंटू स्मॉल r होगा, क्योंकि b इक्वल टू क्या होता है, आई आर, वहीं से क्या हो जाएगा, b बराबर आई आर होगा। तब यहां से क्या लिखना, तब सेल द्वारा किया गया आंतरिक कार्य, तब सेल द्वारा किया गया आंतरिक कार्य यानी W इंटरनल। तो आप लोगों के लिए हम यहाँ पर लिखे दे रहे, ये बात इसी के नीचे लिखना, पर हम यहाँ लिखे दे रहे W इंटरनल बराबर, यहाँ पर आप लोग लिखना VIT या स्मॉल v इंटू आई इंटू टी, तो ये हो जाएगा W बराबर VIT, W इंटरनल बराबर VIT। नोट कर लीजिए यहाँ पर, या यहाँ इसे और आगे अगर थोड़ा लिखना चाहो तो यहाँ b का मान रख देना, तो W बराबर क्या आ जाएगा, I इंटू स्मॉल r इंटू आई इंटू टी। तो यहाँ से W इंटरनल इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, I स्क्वायर R इंटू स्मॉल टी। तो W इंटरनल का मान क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R T। इसे नोट करिए, उसके बाद आगे इसमें अभी और हल कराएंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो यहीं पर देखिए नीचे और लिखाएंगे। अब यहाँ पर आप लोग लिखना उसी के जस्ट नीचे जहां तक करा दिया था, ऊर्जा संरक्षण के नियम से, अब ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो यानी कुल कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, W एक्सटर्नल वाला प्लस W इंटरनल वाला। तो यहाँ से मान रख देंगे, W का मान हमने ऊपर सबसे पहले क्या निकाला, E इंटू आई इंटू टी बराबर W एक्सटर्नल का मान हमने निकाला था B गुणे आई गुणे टी, प्लस अभी W इंटरनल का मान अभी हमने क्या निकाला है, I स्क्वायर स्मॉल r इंटू टी। तो यहाँ तीनों जगह से क्या कॉमन मिल रहा है, I इंटू टी, तीनों जगह से कॉमन ले लीजिए। तो E गुणे आई गुणे टी बराबर, यहाँ से कॉमन लेंगे I इंटू टी को बाहर कर दीजिए, B प्लस यहाँ क्या बचेगा, I R बच जाएगा। तो I इंटू टी को यहाँ से कैंसिल कर देंगे, तो E बराबर हमारा क्या बचेगा, V प्लस आई आर। या यहाँ से हम अगर टर्मिनल विभवांतर का सूत्र निकालना चाहें तो V बराबर हमारा क्या आ जाएगा, E माइनस आई आर। यहाँ से V बराबर हमारा सूत्र क्या बनेगा, E माइनस आई आर। इसे आप लोग क्या कह देना, समीकरण 1। इसे या तो E बराबर V प्लस आई आर, या इसे क्या कह देना,
बी बराबर ई माइनस आई आर, इसे समीकरण 1 बना देना। अब देखिए यहाँ पर यदि स्मॉल आई बराबर क्या करते हैं हम 0, यदि सेल से कोई धारा ना ली जा रही हो, स्मॉल आई बराबर 0 का मतलब सेल से कोई धारा ना ली जा रही हो, तो क्या हो जाएगा, V बराबर हमारा किसके होगा, E के हो जाएगा। तो V बराबर E, तो इसका मतलब क्या है, यदि सेल से कोई धारा नहीं ली जाती है तो सेल की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। इस बात का मतलब क्या हो गया है, यहाँ से देखिए, यदि सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही, सबसे पहले तो ऊर्जा संरक्षण का हम लोग नियम लगाएंगे, वहां से कार्य जो होगा W बराबर किसके होगा, बाह्य कार्य प्लस आंतरिक कार्य। बाह्य कार्य आंतरिक कार्य के मान हमें पता है, रख देंगे। यहाँ से E बराबर सूत्र क्या निकलेगा, V प्लस आई आर। इसके बाद हमने इसे हल किया तो टर्मिनल विभवांतर V बराबर क्या होता है, E माइनस आई आर, यानी सेल के विद्युत वाहक बल में से सेल के अंदर जो विभव पतन हो रहा है उसको घटा देंगे तो हमें क्या पता चल जाए, टर्मिनल विभवांतर यानी सेल के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर पता चल जाएगा। उसके बाद यदि स्मॉल आई बराबर 0 यानी सेल से कोई धारा नहीं ले रहे, यानी परिपथ से डिस्कनेक्ट कर दे रहे, तो V बराबर किसके हो जा रहा है, E के। इसका मतलब क्या है, यदि सेल से कोई धारा नहीं ली जाती है, यदि सेल से कोई धारा नहीं ली जाती है, यदि सेल से कोई धारा नहीं ली जाती है, नहीं ली जाती है, तो सेल के सिरों यानी सेल के टर्मिनलों पर उत्पन्न विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल V व बल के बराबर होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो बस आज की क्लास के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर आगे की क्लास में आपको मिलेंगे। अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो हमारे वीडियोज को लाइक कीजिए, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और लगातार हम आप लोगों के लिए ऐसे ही सेशन लाते रहें, से आप लोगों की तैयारी 2025 के एग्जाम के लिए एकदम बढ़िया से हो सके। तो ऐसे ही आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और हम पर अपना प्यार बनाए रखिए। बस आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आप आगे की क्लास में, आपको नेक्स्ट क्लास में आगे का पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।